तो भारत के कोयला सेक्टर में ना एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देश की जो सबसे बड़ी कोकिंग कोल कंपनियों में से एक है भारत कोकिंग कोल, वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि यह मौका कितना बड़ा हो सकता है और इसमें निवेशकों के लिए क्या कुछ खास है। अब सवाल तो यही उठता है ना कि कोयला सेक्टर की इतनी बड़ी एक सरकारी कंपनी, उसे अचानक शेयर बाजार में आने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो आइए इस आईपीओ के पीछे की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छिपा है। देखिए, किसी भी आईपीओ को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले कंपनी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये भारत कोकिंग कोल है क्या और इंडियन इंडस्ट्री में इसकी जगह, इसकी अहमियत कितनी है। तो भारत को कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में बीसीसीएल भी कहते हैं, ये एक सरकारी कंपनी है और इसका मेन काम है कोकिंग कोल निकालना। अब ये कोकिंग कोल क्या है? सोचिए, ये वो खास कोयला है जो स्टील बनाने जैसे बड़े बड़े उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जब बात प्रोडक्शन की आती है तो बीसीसीएल भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल कंपनियों में से एक है। इसका स्केल, इसका ऑपरेशन कितना विशाल है, ये तस्वीर बस उसकी एक झलक है। अच्छा, तो कंपनी के बारे में तो हमने मोटा मोटा समझ लिया, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी पैसों की बात पर। चलिए देखते हैं कि इस आईपीओ के आंकड़े क्या कहते हैं और ये ऑफर कागज पर कैसा दिख रहा है। इस आईपीओ का स्ट्रक्चर ना काफी इंटरेस्टिंग है। ये दो हिस्सों में है, एक है फ्रेश इशू और दूसरा ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। अब फ्रेश इशू का मतलब सीधा सा है, कंपनी नए शेयर जारी करेगी और जो पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के विकास में लगेगा। वहीं ओएफएस में जो मौजूदा शेयर होल्डर है यानी कि सरकार, वो अपने कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाएगी। चलिए आंकड़ों में सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की। हर एक शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपए। हाँ, ये शेयर की असली कीमत नहीं होती, बस एक शुरुआती अकाउंटिंग वैल्यू समझिए इसे। लेकिन असली सवाल जिसका हर रिटेल निवेशक को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है प्राइस बैंड और लॉट साइज। मतलब एक शेयर आखिर मिलेगा कितने का और कम से कम कितने खरीदने पड़ेंगे। जैसे ही ये जानकारी आएगी, निवेश का पूरा गणित साफ हो जाएगा। कंपनी की प्लानिंग है कि वो अपने शेयर्स को भारत के दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंजों मतलब बीएसई और एनएसई पर लिस्ट कराएगी। अब इसका फायदा क्या है? फायदा सीधा सा है कि निवेशकों के लिए इन शेयरों को खरीदना और बेचना बहुत आसान हो जाएगा और मार्केट में लिक्विडिटी भी ज्यादा रहेगी। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर कंपनी को ये पैसा चाहिए क्यों? जनता से जुटाए गए इन पैसों का इस्तेमाल कहां होगा और कैसे होगा? देखिए, कंपनी की योजना बिल्कुल साफ है। पैसों का एक बड़ा हिस्सा तो जाएगा नए प्रोजेक्ट्स में और भविष्य के विस्तार में। इसके साथ साथ जो मौजूदा खदानें हैं उन्हें भी डेवलप और अपग्रेड किया जाएगा ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, और बचा हुआ पैसा कंपनी के जनरल कामकाज में इस्तेमाल होगा। मतलब साफ है कि हर तरफ से फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर है। ठीक है, तो इतना सब जानने के बाद अब मन में वही सवाल आता है कि क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए पहले कंपनी की ताकत को देखते हैं, वो बातें जो इस आईपीओ को एक आकर्षक मौका बना सकती हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात, ये कंपनी अपने सेक्टर में एक लीडर है। दूसरा, इसकी खदानें इसके बड़े कस्टमर्स के पास ही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा और समय दोनों बचता है। इसका कस्टमर बेस भी काफी बड़ा और डाइवर्सिफाइड है, मतलब अलग अलग सेक्टरों में फैला हुआ है। और इन सब के ऊपर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिट प्रोफाइल भी काफी मजबूत है। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। कंपनी की ताकत तो हमने देख ली, पर अब उन जोखिमों यानी रिस्क्स पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। आखिरकार एक निवेशक के तौर पर हर पहलू को जानना बहुत अहम है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक ताकत ही कभी कभी जोखिम भी बन जाती है। देखिए, एक तरफ तो कंपनी का कस्टमर बेस बड़ा और डाइवर्सिफाइड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि कंपनी अपनी कमाई के एक बड़े हिस्से के लिए कुछ गिने चुने बड़े ग्राहकों पर ही निर्भर है। अब सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी बड़ा कस्टमर हाथ से निकल गया तो कंपनी को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा भी कुछ और बड़े रिस्क हैं, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में अपने आप में कई खतरे और अनिश्चितताएं होती हैं। फिर सरकारी नीतियों और नियमों में बदलाव का डर तो हमेशा ही बना रहता है। और हाँ, देश और विदेश दोनों जगह के कोयला प्रोड्यूसर से तगड़ा कंपटीशन भी है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे पर असर डाल सकते हैं। तो हमने ताकत भी देख ली और जोखिम भी समझ लिए। तो अब हम कहां खड़े हैं? चलिए
इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो बात है ना, ये एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है कि एक तरफ तो भारत कोकिंग कोल हमारे देश के इंडस्ट्री की एक बहुत मजबूत नींव है, एक पिलर है, लेकिन दूसरी तरफ इसे आज के मॉडर्न बाजारों की उठापटक, बदलते नियमों और तगड़े कंपटीशन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जाहिर है हमारी ऊर्जा की जरूरत, हमारी ऊर्जा की भूख भी बढ़ेगी। तो क्या भारत कोकिंग कोल आने वाले वक्त में इस बढ़ती मांग को पूरा कर पाएगा? क्या वो देश के भविष्य को सफलतापूर्वक ऊर्जा दे पाएगा? शायद इसी सवाल के जवाब में इस कंपनी का और इसके निवेशकों का भविष्य छिपा है।